दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशु के रोगों के बारे में। पशु में रोग कैसे होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, क्या कारण है रोग होने का, उनका उपचार कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो पशु में जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, विषाणु जनित कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ जनित कौन से होते हैं, फंगल जनित कौन से होते हैं, तो उनके सबके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कई बार अगर 12th के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि रोग की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या हो सकता है रोग। तो रोग की परिभाषा होती है पशु की शारीरिक व क्रियात्मक घटनाओं में परिवर्तन होना, जैसे पशु के तापमान में, श्वसन दर में और नाड़ी दर में उतार चढ़ाव, यानी या तो बढ़ जाए या घट जाए, वही क्या कहलाता है रोग। पशु स्वास्थ्य सही था, बिल्कुल नाड़ी दर, श्वसन दर और तापमान बिल्कुल सही चल रहे थे, सही तरीके से काम कर रहे थे सब चीजें, तो ये सारे के सारे पशु स्वस्थ है। अस्वस्थ यानी कि पशु एक तो लंगड़ा कर चल रहा है, तापमान बढ़ चुका है, नाड़ी दर कम हो चुकी है या बढ़ चुकी है, श्वसन दर बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है, उनके बारे में। अब आप देखो, सबसे पहले रोग का पता लगाने से पहले आपको पशुओं का तापमान, नाड़ी दर और श्वसन का पता होना चाहिए कि श्वसन दर कितनी होती है, नाड़ी दर कितनी होती है और तापमान कितना होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अपने जो सिलेबस में एक गाय है, एक भैंस, एक भेड़, बकरी और ऊंट, मुख्यतः इन्हीं के बारे में। मुर्गियों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी मुर्गियों से संबंधित क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब तक आपको यही याद रखना है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है और ऊंट है। तापमान, गाय का तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, भैंस का भी होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और भेड़ का होता है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, बकरी का होता है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊंट का तापमान 97.6 से लेकर 99.6 के आसपास या 99 के आसपास होता है। ऊंट एकमात्र ऐसा पशु होता है जिसका तापमान दिन में 2 बार परिवर्तन होता है, सुबह अलग होगा, शाम को अलग होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नाड़ी दर की। तो गाय की नाड़ी दर 40 से 50, ये देखो, श्वसन दर और नाड़ी दर दोनों प्रति मिनट होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कैसे ज्ञात करोगे, तो प्रति मिनट। श्वसन दर भी कैसे ज्ञात की जाती है, प्रति मिनट, और नाड़ी दर भी कैसे ज्ञात की जाती है, प्रति मिनट। तो अगर अपन से गाय की पूछे तो 40 से 50 आ जाएगी, भैंस की पूछे तो 40 से 45 आ जाएगी, और अगर भेड़ और बकरी की पूछे तो दोनों की होती है 70 से 80। उसके बाद अगर ऊंट में पूछे तो ऊंट की नाड़ी दर होती है 32 से 50, ये आपको याद रखना है। अब आगे आ जाइए आप श्वसन की। तो श्वसन में अगर अपन गाय का श्वसन की बात करते हैं तो गाय का श्वसन होता है लगभग 20 से 22 बार श्वसन लेती है, जबकि भैंस 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करती है, यानी सांस लेती है। भेड़ है तो ये भेड़ और बकरी दोनों 12 से 20 बार दोनों श्वसन करती है, जबकि ऊंट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछा जाता है 5 से 7 बार लेती है। और अभी आपने एलएसए में एक प्रश्न आया था कि घोड़े की श्वसन दर बताइए, तो घोड़े की श्वसन दर 8 से 12 होती है, जो कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुकी है और अभी भी आया। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद रखनी है। अगर आपसे गाय का पूछे तापमान तो ये लिखना है, भैंस का पूछे तो 101.5 हो जाएगा, भेड़ का 102.5, बकरी का 102.5 हो जाएगा, ऊंट का 99.6 के आसपास हो जाएगा। ये अपन पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तापमान और नाड़ी। अगर जाते हैं तो अपने पास एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि अपन 11th एनसीईआरटी का लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब ये पढ़ने के बाद अब आप आगे पढ़ेंगे। अपन ने तापमान ज्ञात कर लिया, तापमान ज्ञात कर लिया, नाड़ी दर ज्ञात कर लिया और श्वसन दर भी अपन ने ज्ञात कर ली। लेकिन कई बार एग्जाम में यह भी आता है कि तापमान आपने ज्ञात कहां से किया है, यानी कि पशु के किस भाग से तापमान ज्ञात किया जाता है। नाड़ी दर पशु के किस भाग से ज्ञात की जाती है और श्वसन दर भी पशु के किस भाग से ज्ञात
की जाती है। तो तापमान, पशुओं में तापमान ज्ञात किया जाता है गुदा क्षेत्र से। पशुओं में तापमान ज्ञात किया जाता है कौन से क्षेत्र से ज्ञात किया जाता है? गुदा क्षेत्र से। रेक्टम में थर्मामीटर लगाकर उससे अपन को ज्ञात करते हैं। अब एक चीज देखिए, इसके अंदर पशु को जब तापमान किया जाता है कम से कम 10 मिनट तक बिल्कुल शांत होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कई बार से आया हुआ है और फिर जानवर का आप तापमान कर रहे हो तो तापमान ज्यादा आएगा, क्योंकि चलने से शरीर में रक्त संचरण बढ़ रहा है, तो गर्मी होने के कारण तापमान ज्यादा आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ी देर उसको बैठाना है, फिर आराम करने के बाद फिर तापमान लेना है। फिर उसके बाद नाड़ी दर। अब नाड़ी दर वाला क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे गाय है और भैंस है, तो गाय भैंस में होता है कॉक्सिजियल आर्टरी। अब देखो, कॉक्सिजियल आर्टरी भी ऑप्शन में आ सकता है, मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी भी आ सकता है, क्योंकि इसके मीडियल भाग से कॉक्सिजियल आर्टरी जो कि पूंछ पर पाई जाती है। तो ये गाय भैंस में हो गया। और अगर आपसे कभी भेड़ और बकरी में पूछे, भेड़ और बकरी में अगर आपसे पूछे कि भेड़ और बकरी में नाड़ी दर कहां से ज्ञात करेंगे, तो भेड़ और बकरियों में करते हैं पेमोरल आर्टरी से। देखो, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि गाय भैंस में कहां से ज्ञात की जा सकती है, भेड़ में कहां से ज्ञात की जा सकती है। फिर दूसरी बात यह आ सकता है कि नाड़ी दर ज्ञात करते हैं प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रतिदिन, तो प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। फिर अगला प्रश्न यह भी आ सकता है कि नॉर्मल जो आपने नाड़ी दर ज्ञात की है वो धमनी से करी है या सिरा से। तो आर्टरी आया यानी आर्टरी यानी हो गया धमनी, और वेन आता तो वेन यानी हो गया सिरा। फिर दूसरी बात, कई बार नाड़ी दर बढ़ जाती है, तो नाड़ी दर बढ़ने की क्रिया को बोलते हैं टोकीकार्डिया। नाड़ी दर बढ़ने की क्रिया को बोलते हैं टोकीकार्डिया, जबकि नाड़ी दर अगर सामान्य से कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ये भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपको याद रखना चाहिए। नाड़ी दर बढ़ना टोकीकार्डिया कहलाता है और कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। आगे आ जाओ, श्वसन। श्वसन ज्ञात किया जाता है, तुथन पर हाथ रखकर भी ज्ञात कर सकते हो आप। तुतन पर हाथ रखकर भी ज्ञात कर सकते हो, और पेट पर हाथ रखकर। जैसे तुतन पर ऐसे हाथ रख लिया जाता है, जानवर जितनी बार सांस ले रहा है उसके बारे में आप पता कर सकते हो। भाई 1 मिनट में 5 बार सांस लिया, 10 बार सांस लिया, ऐसे आप इसका श्वसन दर भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, इनमें से श्वसन दर वाला तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन गुदा क्षेत्र वाला सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। नाड़ी दर बढ़ना टोकीकार्डिया कहलाता है, कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। गाय भैंस में नाड़ी दर कॉक्सिजियल आर्टरी से ज्ञात की जाती है, यानी मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से, और भेड़ बकरियों में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है पेमोरल आर्टरी से ज्ञात की। हमने पढ़ा पशु के तापमान के बारे में, नाड़ी दर के बारे में और श्वसन दर के बारे में पढ़ा। तापमान अगर जैसे नाड़ी दर बढ़ी तो अपन ने उसको टोकीकार्डिया कहा, अगर कम हुई सामान्य से तो अपन ने उसको ब्रेडीकार्डिया कहा। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि जीवाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी होती है जो अपने काम आएगी, विषाणु जनित कौन सी है, प्रोटोजोआ कौन सी है, फफूंद जनित कौन सी है, आहार जनित कौन सी है और उपापचय जनित कौन सी है, उस बीमारी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बीमारी जो आएगी वो आएगी जीवाणु जनित। दूसरी जो बीमारी आएगी वो आएगी विषाणु जनित। तीसरी जो बीमारी आएगी वो प्रोटोजोआ जनित। यहां पे सिर्फ अपन गाय भैंस, भेड़ बकरी और ऊंट में जो बीमारियां होती है वही, क्योंकि प्रोटोजोआ में और भी कई सारी आएगी, जैसे कॉक्सीडियोसिस का आपने नाम सुना होगा, रानीखेत आती है, कई प्रकार के आते हैं, लेकिन सिर्फ अभी अपन गाय भैंस, भेड़ बकरी और ऊंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ जनित हो गया। एक होता है आहार जनित, एक हो गया फफूंद, और एक हो गया उपापचय जनित बीमारी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में अपन बात करते हैं, तो जीवाणु जनित बीमारियों में सबसे पहले बीमारी आती है एंथ्रेक्स, फिर उसके बाद आती है लंगड़ा बुखार, फिर आती है एचएस यानी गलगोटू। एचएस का यानी होता है गलगोटू हो गया। फिर उसके बाद आती है ईटी यानी कि एंटेरोटॉक्सीमिया होता है। फिर उसके बाद आती है अगली बीमारी थनैला। थनैला बीमारी भी इसी में आएगी जीवाणु जनित में। और एक लास्ट बीमारी जो आएगी वो आएगी ब्रुसेलोसिस। ये मुख्य बीमारियां हैं
जो जीवाणु जनित बीमारियों में अपने काम आएगी आगे। एंथ्रेक्स हो गया, लंगड़ा बुखार एचएस, एंटेरोटॉक्सीमिया यानी ईटी हो गया, थनेला हो गया और ब्रुसेलोसिस हो गया। विषाणु जनित बीमारियों में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बीमारी है वो आएगी एफएमडी यानी खुरपक्का मुंह पक्का, फूट एंड माउथ डिजीज। इसके बाद अगली बीमारी आएगी रिंडरपेस्ट और इसी के अंदर एक बीमारी आएगी रेबीज। वैसे रेबीज में से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आजकल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो कुत्ते के अंदर जब रेबीज होता है, क्योंकि इसका वाहक तो लार होती है, इसकी जो लार होती है उसमें लाइसा पाया जाता है और वही उसका वाहक होता है। लेकिन कई बार यह पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो वो बीमारी हो जाएगी रेबीज। प्रोटोजोआ में एक बीमारी है जो अपने सिलेबस में सर्रा, आहार जनित में आफरा, फफूंद में दाद, खुजली, ये सारी की सारी बीमारियां जो भी आ जाएगी वो सारी इसी में आ जाएगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मवेशियों में दाद व खुजली का कारण क्या रहा है, तो फफूंद रहा है। उपार्चीय बीमारियों में अपने मिल्क फीवर आपको पढ़ना है, मिल्क फीवर के बाद ग्रास टिटनी पढ़ना है, मिल्क फीवर पढ़ना है, ग्रास टिटनी पढ़ना है अपन को। कीटोसिस के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक बीमारी अपन को पढ़नी है पाइका। ये वो बीमारियां है जो अपने काम आएगी आगे जाके और कई सारे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले बीमारी आती है जीवाणु जनित में एंथ्रेक्स, दूसरा आती है लंगड़ा बुखार, तीसरा आती है एचएस, चौथा आती है एंटेरोटॉक्सीमिया, 5 आती है थनेला और 6 आती है ब्रुसेलोसिस। विषाणु जनित बीमारियों में अगर अपन बात करते हैं तो एफएमडी आएगा, उसके बाद रिंडरपेस्ट है, रिंडरपेस्ट के बाद रेबीज है। प्रोटोजोआ जनित में अपने पास एक आ जाएगा सर्रा, आहार जनित में अपने पास आ जाएगा आफरा और फफूंद जनित में अपने पास आ जाएगा दाद व खुजली। उपाच्य जनित बीमारियां मिल्क फीवर आ जाएगा, ग्रास टेटनी आ जाएगा, कीटोसिस आ जाएगा और पाइका आ जाएगा। ये प्रमुख बीमारियां जो एग्जाम में आता है। देखो मैं आपको बता दूं कि जेट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यूओ, ये कई सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें रोगों से संबंधित तो पहला जो क्वेश्चन आने का जो चांस होता है तो 100 में से लगभग 50 से 70% चांस तो यही होता है कि पहला प्रश्न यही आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी जीवाणु जीवाणु जनित है, कौन से जीवाणु आहार जनित है, कौन सी उपापचय जनित है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आता है तो कौन सी बीमारियां संक्रामक है और कौन सी बीमारियां असंक्रामक है। तो मैं आपको यह बता दूं, इसी टेबल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कौन सी बीमारियां संक्रामक है और कौन सी असंक्रामक है। याद रखना, संक्रामक बीमारियां वो बीमारियां जो एक से दूसरे के अंदर फैल रही है। असंक्रामक ये जिसका एक से दूसरे के लिए कोई संबंध नहीं है, जैसे माना थनेला रोग। अब थनेला रोग एक जानवर को हो गया, माना वो जीवाणु जनित बीमारी है, लेकिन दूसरे जानवर में थनेला रोग हो, ये किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि होगा। लेकिन एफएमडी जैसे खुरपक्का मुंह पक्का रोग है, अगर एक जानवर में हुआ और उसके पास अगर कोई दूसरा जानवर भी रहता है तो उसके होने की पूरे चांस है कि उसके हो जाएगा। वो बीमारी कहलाती है संक्रामक। और जो नहीं होती है वो असंक्रामक, जैसे मिल्क फीवर बीमारी। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से हो रहा है। अब दूसरे जानवर में मिल्क फीवर हो, यह बात गारंटी तो नहीं है कि उसमें होगी, क्योंकि अगर उसके अंदर आहार में आप कैल्शियम दे रहे हो तो मिल्क फीवर बीमारी नहीं होगी। तो याद रखना, संक्रामक बीमारियों का ही टीकाकरण होता है, असंक्रामक बीमारियों का टीकाकरण नहीं होता है। और जो बीमारियां संक्रामक होती है वही एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने का काम करती है। तो अगर अपन इनमें से बात करता हूं मैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप यहां पे, क्योंकि सबसे पहली बात एंथ्रेक्स आ जाएगा, तो यह संक्रामक बीमारी है। मैं ये वाला जो निशान लगा रहा हूं, ये संक्रामक बीमारी कहते हैं, एंथ्रेक्स संक्रामक है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में हो सकती है। लगड़ा बुखार भी हो सकता है, एचएस भी हो सकता है, एंटेरोटॉक्सीमिया भी हो सकता है। ब्रुसेलोसिस तो देखो, ब्रुसेलोसिस तो जूनोटिक रोग है, ये जानवरों से मनुष्य में भी फैलता है, क्योंकि जब जानवरों से मनुष्य में फैलता है तो इसमें अंडकोश में सूजन आ जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज का तो ये क्या है, जूनोटिक रोग है, तो ये भी फैलता है। एफएमडी फैलता है, रिंडरपेस्ट फैलता है, रेबीज भी फैलता है। इसके बाद आफरा नहीं फैलता है, सर्रा भी उन वाले जानवरों में तो फैलता ही है। दाद और खुजली भी फैलती है। अगर एक जानवर के दाद और खुजली हो रही है तो दूसरे में फफूंद, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे फफूंद भी फैलती है। इसके अलावा ये किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं फैलती है। इसके बाद अगर मैं अब थोड़ा सा ध्यान देला, मैं इस वाला अब जो लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं टीकाकरण वाले के, जिसमें मैं निशान लगा का टीकाकरण होता है और दूसरी बीमारियों का टीकाकरण नहीं होता है। देखो इधर वाली के किसी का भी टीकाकरण नहीं करवाना है। एफएमडी का टीकाकरण होता है, रिंडरपेस्ट का होता है, रेबीज का होता है,
एंटेरोटॉक्सीमिया का होता है, ब्रुसेलोसिस का होता है, एचएस का होता है, लंगड़ा बुखार का होता है, एंथ्रेक्स का होता है, लेकिन थनैला रोग का किसी भी प्रकार का टीकाकरण नहीं होता है। तो यह चीज याद रखना, कई बार एग्जाम में आती है निम्न में से किस बीमारी का टीकाकरण नहीं होता है। तो आपको एक बार तो एग्जाम के अंदर ये मिल्क फीवर बीमारी भी आई थी, तो आप इसको भी ध्यान रखना है कि मिल्क फीवर बीमारी भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से किस बीमारी का टीकाकरण नहीं किया जाता। तो मिल्क फीवर एक बार ऑप्शन में आया था। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रख लेना कि कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित है, कौन सा आर जनित है, कौन सा फफूंद है और कौन सा उपापचय है, संक्रामक कौन सा है, असंक्रामक कौन सा है, कौन सा का टीकाकरण हो रहा है, किन से के नहीं करना है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में। जीवाणु जनित बीमारियां, अब देखो एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले रोग का नाम, फिर उसके बाद आ जाएगा उपनाम, यानी कि उसे अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, फिर उसके बाद आ जाएगा इसका रोग कारक। देखो सबसे पहले तो रोग का नाम, फिर उस उपनाम आ गया और फिर रोग कारक आ गया। तो सबसे पहले वही अपना एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को देखो उल शोटर, उल शोटर डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंथ्रेक्स को सिपिंग फीवर, इसमें स्प्लिनिक फीवर, स्प्लिनिक फीवर यानी कि तिल्ली बुखार, तिल्ली बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए आपको एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का उपनाम उल शोटर डिजीज भी है, स्प्लिनिक फीवर भी है, जिसे तिल्ली बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसे गिल्टी रोग, गिल्टी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे उल शोटर डिजीज हो गया, स्प्लिनिक फीवर हो गया, तिल्ली बुखार के नाम से हो गया और गिल्टी रोग के नाम से भी एंथ्रेक्स को जाना जाता है। अगर इसके रोग कारक का नाम बताएं तो बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस इसका रोग कारक हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एंथ्रेक्स रोग में उपनाम उल शोटर डिजीज हो गया, स्प्लिनिक फीवर हो गया, तिल्ली बुखार के नाम से जानते हैं और गिल्टी रोग के नाम से भी जानते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस आपको कई किताबों में अलग अलग कई सारे उपनाम मिलेंगे, लेकिन फेमस जो उपनाम है वो फेमस उपनाम यही है कि उल शोटर डिजीज आ सकता है, बुखार आ सकता है। इसके अलावा इनमें से कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। अगर ज्यादा पूछ ले तो ये एक जूनोटिक रोग है, ये आप जानते हो, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे जूनोटिक रोग है। तो आपने रोग का नाम लिख लिया, उपनाम लिख लिया, रोग कारक लिख लिया। अब इसके बाद एंथ्रेक्स रोग का लक्षण, एंथ्रेक्स रोग के लक्षण के बारे में अपन बात करेंगे कि एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला ही पॉइंट इसका यही है कि इस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है। प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आना। दूसरा, मवेशियों से, मवेशी से मनुष्यों में फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है, मवेशियों से मनुष्यों में फैलने वाला प्रमुख रोग यही है। अगला, इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला, इस रोग में राइगर मोर्टिस राइगर मोर्टिस नहीं होता है। देखो लक्षण में सबसे पहला अपन ने पढ़ा, प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है। प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया,
कान हो गया, गुदा हो गया और योनि, इन सब प्राकृतिक छिद्रों से इस बीमारी में रक्त आता है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, मवेशियों से मनुष्यों में फैलने वाला सबसे खतरनाक रोग है। इस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। और अगला लास्ट, इसमें पशु राइगर मोर्टिस नहीं होता। राइगर मोर्टिस का मतलब यह होता है कि मरे हुए पशु के शरीर का अकड़ना, यानी कि इस बीमारी में अकड़ता नहीं है, क्योंकि शरीर का सारा रक्त बाहर आ जाता है, तो पशु में ऐसा अकड़न नहीं आती है। तो राइगर मोर्टिस नहीं होता है। तो कौन सी बीमारी में नहीं होता है? एंथ्रेक्स में। ठीक है ना। अब इसका आगे देखते हैं। और अगर कभी आपसे यह भी पूछ ले कि वो तो मैं अभी आगे बता ही दूंगा कि कॉमन पर्टिकुलर पशु जैसे एंथ्रेक्स किस में होता है, तो बेडों में होता है। तो ये एंजुटिक प्रकार का है, वो आगे अपन पढ़ेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद अगला रोग ले लेते हैं अपन सबसे पहले। इसके बाद अगला थनैला। थनैला रोग का उपनाम, वही इसके उपनाम आ जाओ, तो इसका उपनाम आता है गारगेट, अयनशीत और मेस्टाइटिस। इन तीनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। गारगेट हो गया, अयनशीत हो गया और मेस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मेस्टाइटिस ऑप्शन में नहीं होता है तो इसको थनों की सूजन भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि थनों की सूजन इसे कहा जाता है। तो थनों की सूजन मेस्टाइटिस कहलाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा 2-4 चीजें और बता देता हूं, क्योंकि आइटिस जहां भी आता है वहां पे दर्द और सूजन आता ही आता है। तो ये यहीं पे नहीं, और भी कई सारे क्वेश्चन से आता है। जैसे कई बार एग्जाम में कान की सूजन आ जाती है, कान की सूजन आ जाती है, थनों की सूजन यहां आई गई। अगला आ जाता है गर्भाशय की सूजन, गर्भाशय की सूजन आ जाती है। फिर गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में सूजन आ जाती है, आंतरिक झिल्ली में सूजन आ जाती है। जैसे जो गर्भाशय होता है उसकी 2-3 झिल्लियां होती है, तो उसमें भी सूजन आ जाती है। तो नॉर्मल पहले कान की सूजन आ गई, गर्भाशय की सूजन आ गई, गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में सूजन आ गई। इसके बाद आंख की झिल्ली में सूजन आ गई। तो ये कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं सूजन से रिलेटेड, तो आपको इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि आंख की सूजन को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। उसके बाद कान की सूजन को कहा जाता है ऊटाइटिस। उसके बाद गर्भाशय की सूजन को कहा जाता है मेट्राइटिस, जबकि गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में सूजन आना कहलाता है एंडोमेट्राइटिस। तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। 3-4 सूजन के पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और फिर आ सकते हैं। तो आंख की सूजन में पूछे, आंख की झिल्ली में तो मेनिंजाइटिस बोलोगे, कान की सूजन को बोलोगे ऊटाइटिस, गर्भाशय की सूजन को बोलोगे मेट्राइटिस, और गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में सूजन आना कहलाता है एंडोमेट्राइटिस। तो इन सब चीजों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखो, इसके उपनाम अपन ने पढ़ी लिए। इसके उपनाम पढ़े अपने थनैला रोग के, गारगेट, अयनशीत, मेस्टाइटिस और थनों में सूजन आना। अगला इसका रोग कारक लिखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया। इस बीमारी का रोग कारक होगा स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया हो जाएगा। इसके उपनाम ये हो गए। और थनैला रोग के अब अपन पढ़ेंगे इसके लक्षण। तो देखो लक्षण देखो, लक्षण में क्या होता है। सबसे पहली बात, इसके लक्षण कई बार एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि सबसे पहली बात तो है कि थनों वाला भाग प्रभावित होता है, थनों वाला भाग प्रभावित होता है। दूसरी बात, यह मुख्यतया संकर गायों में सर्वाधिक देखा गया है। यह भी आपको याद रखना चाहिए कि संकर गायों में यह सर्वाधिक देखा गया है। इसके बाद अगर अपन अगला प्रश्न पूछते हैं इसके अंदर से, तो थनैला रोग में एक और प्रश्न आता है कि इस रोग में देखो, इस रोग के उपचार में स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक कप होता है, उसका टेस्ट किया जाता है, स्ट्रिप कप टेस्ट। एक कप होता है, उसके अंदर दूध लिया जाता है
अब क्वेश्चन ये भी आता है, सबसे पहली बात क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न ये आएगा कि थनैला रोग के उपचार में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो पहला टेस्ट तो आ गया स्ट्रिप कप टेस्ट प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिप कप टेस्ट में दूध लिया जाता है, दूध थनैला रोग, मान लो जैसे कि किसी पशु को थनैला है, उस पशु का अगर मान लो जैसे आप स्ट्रिप कप टेस्ट से प्रयोग करोगे तो दूध में प्रारंभ में निकालोगे या बीच में निकालोगे या अंतिम में निकालोगे। तो आप निकालोगे बेटा प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि किसी भी पशु का आप जब दूध निकालने जाओगे ना तो जिस थन के अंदर मेस्टाइटिस हो रही है सबसे पहले उसका दूध लोगे एक कप के अंदर, और ये लेबोरेटरी में भेजा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेस्टाइटिस बीमारी कई प्रकार के जीवाणु से होती है। तो इसका जब टेस्ट हो जाता है तो पर्टिकुलर जीवाणु का पता लग जाता है, और ताकि जीवाणु का पता लगने के बाद आप इसका एंटीडोट लगा दो ताकि यह बीमारी बिल्कुल सही हो जाए। तो यह प्रारंभिक अवस्था में उसका दूध लोगे, यानी कि पहली जब दूध निकालने जाओगे पहला दूध उसी कप में लोगे और उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजोगे। फिर अगला प्रश्न एक और पूछा जाता है इसके अंदर से कि भारत में सर्वाधिक दूध की हानि, भारत के अंदर जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो लंगड़ा बुखार हो, चाहे एफएमडी हो, चाहे रेंडर पेस्ट हो, चाहे मिल्क फीवर हो, कोई सा भी रोग हो, लेकिन भारत में सर्वाधिक दूध की हानि वो इसी रोग के कारण होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में दूध की सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा थनैला। ये थनैला रोग से संबंधित यही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया। पहला बताया मैंने आपको, इसमें क्या होगा, इसमें जो थन होते हैं, थनों में सर्वप्रथम क्या होगा, हल्का सा सूजन आता है। सूजन पे हाथ लगाने पर पशु को दर्द महसूस होता है। धीरे धीरे वो सूजन बढ़ती जाती है तथा दूध के साथ दही जैसे छींचड़े आने लग जाते हैं तथा धीरे धीरे दूध का रंग परिवर्तन होने लग जाता है, रक्त की कुछ बूंदें आने लग जाती है, और रोग की अंतिम अवस्थाओं में तो थनों के साथ रक्त ही आने लग जाता है और थन पूर्णतया बंद हो जाते हैं। इसीलिए भारत में अगर सर्वाधिक दूध की हानि होती है तो कौन से रोग से होती है, थनैला रोग से होती है। थनों वाला भाग प्रभावित होता है, संकर गायों में सर्वाधिक होता है, और स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रिप कप टेस्ट में जो दूध का प्रयोग किया जाता है वो दूध की कौन सी अवस्था में किया जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में। दोस्तों अब तक अपन ने पढ़ा एंथ्रेक्स के बारे में, पढ़ा थनैला रोग के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण रोग के बारे में, गलघोटू के बारे में। तो अगर अपन बात करते हैं गलघोटू के बारे में, तो गलघोटू का उपनाम जो होता है उसको उपनाम इसको बोला जाता है, एक तो गोटुआ, एक बोला जाता है गुरका, एक बोला जाता है एचएस यानी होमोरेजिक सेप्टी सीमिया। इसके अलावा इसका उपनाम सिपिंग फीवर, न्यूमोनिया भी इसको कह देते हैं। इन सब रोगों के नाम से गलघोटू को जाना जाता है, जैसे सिपिंग फीवर है, गोटुआ है, गुरका है, एचएस होमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, न्यूमोनिया है, सिपिंग फीवर, इन सभी नामों से जाना जाता है। अब देखिए आगे इसके रोग कारक से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, रोग कारक से हमेशा प्रश्न आने के पूरे चांस होते हैं। तो ये तो हो गए इसके उपनाम। अब अगर बात करें इसके रोग कारक के बारे में, रोग कारक के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो रोग कारक होता है, अगर इसमें नॉर्मली पूछे तो नॉर्मली सामान्यतः सबसे ज्यादा होता है पास्चुरेला, जो इसका मुख्य जीवाणु होता है पास्चुरेला माल्टोसिडा भी देखा गया है। अगर इससे गाय में पूछे तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और अगर भैंस में तो वो होता है पास्चुरेला, तो यहां पे भी आएगा ही आएगा, और पास्चुरेला बोविसेप्टिका की जगह यहां पे आ जाएगा बुवेली सेप्टिका। फिर उसके बाद अगर बेड में देखा जाए तो वही पास्चुरेला यहां पे भी आ जाएगा और पास्चुरेला पीछे आ जाएगा ओविस। ये तीनों के तीनों चारों आपको याद होने चाहिए, पास्चुरेला माल्टोसिडा और तीनों पशुओं के, गाय का पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस का पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका और बेड का पास्चुरेला ओविस। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर अपन इसके बात करते हैं सामान्य चीजों के बारे में और इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि देखो सबसे पहले अगर सामान्य अगर पूछा जाए तो ये सबसे ज्यादा गोवंश में होता है, सबसे ज्यादा होता है ये गोवंश में होता है। दूसरा अगर ये पूछा जाए तो ये सबसे ज्यादा होता है बरसात के समय,
बरसात के मौसम में सर्वाधिक होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गलघोटू रोग मुख्यतः कौन से मौसम में सर्वाधिक होता है, तो बरसात के मौसम में। और अगर पर्टिकुलर अगर अपन जानवर पूछे तो गोवंश आता है। दूसरी बात, ये कम उम्र के बछड़ों में ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बछड़ों में, नवजात जो बछड़े होते हैं, युवा जो बछड़े होते हैं 6 माह से लेकर 2 वर्ष वाले, उनमें ये रोग सबसे ज्यादा देखा गया है। उसके बाद बात करते हैं लक्षण की, तो लक्षण में देखो, इस रोग में पशु के गले के नीचे तथा गर्दन के पूरे, गला से नीचे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है उसके तथा आगे वाले पैरों के बीच में सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है तथा पशु श्वास लेते समय गर्र गर्र की आवाज करता है, इसीलिए इसको गुर का रोग भी कहा जाता है। देखो, जब एक गले का ये वाला भाग सूज जाता है, आगे वाले जो ये पूरा भाग सूज जाता है, तो पशु को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है तथा पशु श्वास लेते समय गर्र गर्र की आवाज करती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से एक तरल मतलब पदार्थ यानी कि पानी टपकता रहता है, पशु बेचैन हो जाता है और अंत में पशु को सांस नहीं आने पर पशु मृत्यु हो जाती है। ये गलघोटू रोग में मुख्यतया देखा गया है। ठीक है ना। गलघोटू एक प्रकार का, अगर अपन बात करते हैं तो एक एपिजूटिक रोग है, यानी बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में होने वाला रोग है और एक साथ कई पशुओं के मरने की संभावना इसके अंदर बढ़ जाती है। तो ये अपन ने पढ़ा गलघोटू रोग। मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कि गलघोटू रोग में अपन ने क्या क्या पढ़ा। गलघोटू रोग में सबसे पहले अपन ने पढ़ा उपनाम के बारे में अपन ने जाना। उपनाम नाम में गुरका बोला, गोटुआ बोला, एचएस होमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोला, नाभिक बुखार भी आप इसको बोल सकते हो, सिपिंग फीवर आप इसको बोल सकते हो, निमोनिया अपन ने इसको कहा। अगर अपन इसके रोग कारक की बात करते हैं तो ये पास्चुरेला माल्टोसिडा मुख्य जीवाणु देखा गया है। गाय में बात करते हैं तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और अगर बेस में बात करते हैं तो पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, और अगर बेड में बात करते हैं तो पास्चुरेला ओविस हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की और विशेषताओं की बात करते हैं तो ये मुख्यतया जो ये रोग होता है, ये रोग मुख्यतया जो हो रहा है ये गोवंश के अंदर हो रहा है और बरसात के मौसम में सर्वाधिक हो रहा है। 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बछड़ों में ये रोग सर्वाधिक होता है। लक्षणों की बात करें तो इसने गर्दन के नीचे यानी कि ये गले वाले भाग के और तथा आगे वाले पैरों के यहाँ पे सूजन आ गई। सूजन आने के कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ आ गई। सांस लेने में तकलीफ हुई तो पशु श्वास लेते समय गर्र गर्र की आवाज करता है, इसीलिए इसको गुर का रोग भी कहा। अंत में जैसे सांस लेने में तकलीफ आती है तो आंखों से पानी गिरता रहता है और रोग की अंतिम अवस्था में पशु को श्वास नहीं आने से पशु की मृत्यु हो जाती है गलघोटू रोग में। लेकिन आपको देखा होगा एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गलघोटू रोग का टीकाकरण मुख्यतया कब किया जाता है, तो टीकाकरण तो मुख्यतया सभी पशुओं के अंदर मई जून में करते हैं, बरसात से पहले। तो आपका इसका पर्टिकुलर आंसर भी राइट हो जाएगा, कौन सा, मई जून। ये रोग नहीं पहले क्या करे, बीमार पशुओं को अलग कर दो, पशुओं को स्वस्थ पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय जैसे गंदा पानी पीते तो उस रोग से इसके फैलने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसके बाद आप अपन अगला रोग पढ़ेंगे लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार, देखो लंगड़ा बुखार मुख्यतया गोवंश में होता है। इस रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है। इस रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है। अगर अपन बात करते हैं इसके उपनाम की तो इसको जहरवाद कहा जाता है। चुरचुरिया भी इसको बोला जाता है, चुरचुरिया। इसको ब्लैक लेग भी बोला जाता है। इसको बीक्यू भी बोला जाता है। इन सभी नामों से इसको जाना जाता है, जैसे जहरवाद है, चुरचुरिया रोग है, ब्लैक लेग है, बीक्यू है, आदि रोगों से आगे नामों से इसको जाना जाता है। आगे देखो, अगर अपन इसको नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो इसका रोग कारक होता है क्लास्ट्रोडियम। क्लोस्ट्रोडियम, सोवियाई इसका प्रमुख रोग कारक होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये गोवंश में सर्वाधिक होता है। इस रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है। उपनाम में बात करें जहरवाद, चुरचुरिया, ब्लैक लेग और बीक्यू। अगर इसका रोग कारक का नाम करें तो क्लास्ट्रोडियम सोविया इसका रोग कारक होता है। बात करते हैं आगे, इसके लक्षण का भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो इस रोग में क्या होता है, पशु के पुट्ठे वाले भाग पर
सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है। सूजन आने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है। जब बाद में उस सूजन पर चीरा लगाया जाता है तो वहां से एक काले रंग का बदबूदार जैसा सड़ा हुआ मक्खन होता है, वैसी वहां से दुर्गंध आती है और ये इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है। लेकिन याद रखना, पुट्टे वाला भाग प्रभावित होता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आता है कि निम्न में से किस रोग में पशु का पुट्टे वाला भाग प्रभावित होता है, तो उसमें लगड़ा बुखार। जब पुट्टे वाले भाग पर सूजन आ जाती है और उस पर चीरा लगाया जाता है तो वहां से एक काले रंग का बदबूदार पदार्थ यानी कि सड़ा हुआ मक्खन जैसा पदार्थ वहां से बाहर आता है और यही इस रोग का मुख्य लक्षण। अपन ने पढ़ा जीवाणुजनित बीमारियों के बारे में, एंथ्रेक्स पढ़ा अपन ने, लंगड़ा बुखार पढ़ा, थनैला रोग पढ़ा और गलगोटू पढ़ा। अपन अब जीवाणुजनित बीमारियों की एक और इंपॉर्टेंट बीमारी की ओर आगे बढ़ते हैं, एंटेरोटॉक्सीमिया की ओर। एंटेरोटॉक्सीमिया जो बीमारी होती है ये मुख्यतया भेड़ बकरियों दोनों में मानी जाती है, लेकिन अगर कॉमनली बात करते हैं तो बकरियों के अंदर कई बार ये बीमारी देखी गई है। तो भेड़ बकरियों में सबसे ज्यादा होती है ईटी। ईटी का अगर अपन एंटेरोटॉक्सीमिया का उपनाम अगर बात करते हैं तो इसको लैम डिसेंट्री, पल्पी किडनी, ओवर ईटिंग, एंटेरोटॉक्सीमिया और फड़किया आदि नामों से जाना जाता है इस रोग को। यह मुख्यतः भेड़ बकरियों में होती है। लैम डिसेंट्री, पल्पी किडनी, ओवर ईटिंग, एंटेरोटॉक्सीमिया और फड़किया आदि नामों से इस बीमारी को जाना जाता है। यह मुख्यतः कई बार में आता है। ओवर ईटिंग के नाम से किस रोग को जाना जाता है तो आपको बताना है ईटी। लैम डिसेंट्री पूछे तो ईटी, पल्पी किडनी पूछे तो भी ईटी बताना है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे रोग कारक के बारे में बात करते हैं। तो इसका रोग कारक होता है वही क्लॉस्ट्रोडियम। आपने लंगड़ा बुखार का पढ़ा था तो वहां आया था क्लॉस्ट्रोडियम सोवियाई और यहां आता है क्लॉस्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस। ये 4 प्रकार का होता है, ए, बी, सी और डी। तो इसके अंदर जो डी वाला होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे क्लॉस्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस में बात करें, ए, बी, सी, डी 4 प्रकार का होता है और इसमें डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये इसका रोग कारक हो गया। अब इसके बात करते हैं अपन रोग कारक के बाद इसके लक्षणों की बात करते हैं। अब देखो लक्षणों में से भी कई बार क्वेश्चन आता है। ओवर ईटिंग होगा तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम पशु के पेट में दर्द होता है। दर्द होने के कारण पशु बेचैन हो जाता है। बेचैन होगा, पशु बार बार उठता है, बैठता है, आफरा आ जाता है। आफरा आने के कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो पशु अपने दांतों को किटकिटाता है और दांतों को जब किटकिटाता है एंड में लास्ट में क्या होता है, इसमें पैरों में अकड़न आ जाती है और पैरों में अकड़न आने के कारण पशु घुटने के बल चलने की कोशिश करता है और लास्ट अवस्था में पशु को सांस नहीं आने से पशु मर जाता है। और जब इसका शव का निरीक्षण किया जाता है यानी पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें पल्पी किडनी मिलती है, जो इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है। तब जाके प्रकट होता है कि इसके अंदर जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें पल्पी किडनी मिलती है, तभी इस रोग को पहचाना जाता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ईटी के लक्षण क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, इस रोग में सर्वप्रथम पशु के पेट दर्द होता है। पेट दर्द होने के कारण पशु बेचैन हो जाता है। बेचैन होगा पशु, बार बार उठता बैठता है, पशु के आफरा आ जाता है। आफरा आने की वजह से पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है तथा पशु श्वास लेते समय दांतों को किटकिटाता है। उसके बाद दांतों को किटकिटाने के बाद पैरों के अंदर अकड़न आ जाती है। अकड़न आने के कारण पशु घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है तथा रोग की अंतिम अवस्था में पशु के सांस लेने में तकलीफ आने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। और जब इसके शव का निरीक्षण किया जाता है तो उसके अंदर पल्पी किडनी मिलती है, यानी कि पल्प जो किडनी होती है जिसका उपनाम अपन ने पढ़ा वो मिलता है। लैम डिसेंट्री इसलिए बोला क्योंकि देखो 2-3 वर्ड है जो आप भी याद रख लेना। एक तो होता है डायरिया, आंतों की जब गति बढ़ जाती है तो दस्त लग जाते हैं, दस्त को बोला जाता है डायरिया। लेकिन कई बार दस्त के साथ अगर खून आने लग जाता है तो बीमारी कहलाती है डिसेंट्री। ये चीज याद रखना। और लेम डिसेंट्री मैंने बोला, लेम यानी भेड़ का बच्चा और डिसेंट्री यानी दस्त के साथ खून आना, डिसेंट्री, इसीलिए वो कहलाया लेम डिसेंट्री कहलाया। पल्पी किडनी मैंने आपको बोला अभी, किडनी पल्पी किडनी अपन मिलता है जब शव के निरीक्षण में, इसलिए उसे पल्पी किडनी। ओवर ईटिंग, अधिक चारा खाने के कारण भी ये रोग होता है। तो ये बीमारी थी एंटेरोटॉक्सीमिया के बारे में अपन ने पढ़ा।
अब लास्ट जो बीमारी है अपनी जीवाणु जनित में, वो बीमारी है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस। अब इसके अंदर आपको ज्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि अपने इसमें ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ एक दो कॉमन क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसको नाम जाना जाता है, एक तो संक्रामक गर्भपात, बैंक्स डिजीज, अंडुलेटेड फीवर, माल्टा फीवर आदि नामों से इस रोग को जाना जाता है। संक्रामक गर्भपात में बैंक्स डिजीज, अंडुलेटेड फीवर, माल्टा फीवर आदि नामों से इसको जाना जाता है। अगर अपन इसके लक्षण की बात करते हैं, जहां से एक फेमस क्वेश्चन आता है, लक्षण में से क्वेश्चन आता है, किस रोग में पशु के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी अंतिम गर्भावस्था में गर्भपात होता है, तो वह कौन सी बीमारी है? यानी कि 6 से 9 माह का जब गर्भकाल हो जाएगा गाय के या भैंस के अंदर, जब 6 से 9 माह की गर्भवती हो जाती है, तो गर्भावस्था के ट्राइमेस्टर में जो गर्भपात होता है वो कौन सी बीमारी होगी बेटा? ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर अंतिम जो गर्भपात, जो 6 से 9 माह वाला अंतिम जो ट्राइमेस्टर, ऐसे तो आपने कई बीमारियां पढ़ी होगी। जैसे एक चीज याद रखो, टीवी के अंदर LLB मूवी आ रही है, टीवी के अंदर LLB मूवी आ रही है। टी का मतलब ट्राइकोमोनेसिस, वी का मतलब विब्रियोसिस, एल का मतलब लेप्टोस्पाइरोसिस, एल का मतलब लिस्टेरियोसिस और बी का मतलब ब्रुसेलोसिस। ये 5 ऐसी बीमारियां जिसमें गर्भपात होता है, लेकिन सब में गर्भपात होने का समय अलग अलग है। जैसे ट्राइकोमोनेसिस में मैं बात करूं तो 5 से 6 माह में गर्भपात होता है। लगभग सबका अलग अलग है कि ट्राइकोमोनेसिस में अलग समय होगा, विब्रियोसिस में अलग समय होगा, लेप्टोस्पाइरोसिस में अलग होगा, लिस्टेरियोसिस में अलग होगा, ब्रुसेलोसिस में अलग होगा। इनमें कॉमन अलग अलग है, लेकिन अपने जो सिलेबस में ब्रुसेलोसिस इसमें होगा लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी अंतिम 6 से 9 माह के गर्भकाल में होगा। संक्रामक गर्भपात, बैंक्स डिजीज, अंडुलेटेड फीवर, माल्टा फीवर आदि नामों से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु के अफरा यानी प्लेसेंटा जो आता है, प्रसव के बाद जो अफरा आता है वो चमड़े की माती का आता है, तो वो भी एक ब्रुसेलोसिस बीमारी है। इसमें जो अफरा आता है, जो जेर जिसको आप गांव में बोलते हो, वो चमड़े की बाती का जो अफरा आता है वो इसी बीमारी का एक सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके अंदर ही जो अफरा आता है वो चमड़े की बाती का होता है। जैसे आप उसको खींचोगे तो चमड़ा जैसे लंबा होता जाता है, वैसे ही वो होती जाती है। तो ये भी एक अगला, मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक प्रकार के जूनोटिक रोग है, और जूनोटिक रोग यानी कि जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। इसीलिए तो मैंने उपनाम में अंडुलेटेड फीवर बताया था। और जस्ट पहले अपन ने बात करी थी अभी कि अंडकोश में सूजन आना, वो भी किसका लक्षण था? ब्रुसेलोसिस बीमारी का लक्षण था। देखो, ये अपन ने बात करी है आज जीवाणु जनित बीमारियों की। अगले टॉपिक के अंदर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे विषाणु जनित बीमारियों के बारे में। आप इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़िए। अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर मैसेज कीजिएगा, आपको इनकी पूरे नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। आप आराम से पढ़िए। अगर कोई भी और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज जरूर करके बताएं।